Hello, friends, and a very warm welcome to you all to Inspire Civils. Today is 20th of November, and we are here to present the Hindu editorial discussion and the Hindu editorial analysis. There are many articles which have been published, around 7 articles which have been published as far as the editorial section of the Hindu is concerned. But from the exam point of view, we could shortlist only 3 articles. One is related to USA and TPP and USA's foreign policy. The second one is the Sri Lanka's constitutional conundrum, which is that Sri Lanka is facing a constitutional crisis once again. उसको लेके एक और आर्टिकल है. एंड थर्ड वन आर्टिकल के बारे में है इस पर्टिकुलर जो ये फोरम बनाया गया है बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया और कंबोडिया के बीच में. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे. तो Let's first start with TPP and US foreign policy. Now TPP जब बनी थी, Trans-Pacific Partnership जब बनी थी, it was formed between 12 countries in February 2016. तो जैसे ही TPP की फॉर्मेशन हुई उस टाइम पे यूएसए में there was a lot of opposition as far as US is concerned, क्योंकि यूएस को लगा कि ये जो 12 कंट्रीज़ के साथ हम एक मल्टीलैटरल अलायंस कर रहे हैं, या यूएस को उस टाइम पे लगा कि ये जो मल्टीलैटरल अलायंसेस है they are not fruitful for USA, they are not beneficial for USA. उस टाइम पे इलेक्शंस भी चल रहे थे और यूएस के लोगों को ये लगा कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स में हम अलायंस कर रहे हैं तो इससे हमारी कंट्री की जो जॉब्स है वो चली जाएगी. और उस टाइम पे एज सेड अर्लियर जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ही वाज कैंपेनिंग फॉर इलेक्शन प्रोसेस. तो उन्होंने कहा कि अगर if I come into the power, हम इस TPP alliance से we will pull out of it. And this is what he did once he came into power. He pulled out of the TPP alliance. और उसके बाद कुछ कंट्रीज में ये खदशा था कि since USA has pulled out and USA contributes nearly 60% of the GDP जो है TPP के 12 कंट्रीज की, यूएसए में उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है. तो इट वाज एन एप्रीहेंशन कि वंस यूएसए पुल्स आउट ऑफ दिस टीपीपी अलायंस, ये जो पूरा सिस्टम है या ये जो पूरी अलायंस है ये कोलैप्स हो जाएगी. बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो ये कंट्रीज़ हैं 11 कंट्रीज़, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP एक फॉर्म इन्होंने एक डायलॉग स्टार्ट किया, एक फोरम इन्होंने बनाया जहाँ पर इन्होंने यूएस के पुल आउट के बाद हम किस तरीके से आगे बढ़े, ये उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया. तो जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि जो टीपीपी है विदाउट यूएस इट वुड बी मीनिंगलेस, क्योंकि 60% ऑफ द जीडीपी जो टीपीपी में आ रहा है वो जो है जापान, ये यूएस का उसमें कंट्रीब्यूशन है. तो अगर यूएसए पुल आउट करता है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन, उसका फिर कोई असर नहीं रहेगा, या टीपीपी का बनने का कोई जो ये टीपीपी बन रहा है विदाउट यूएस, ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. बट जो नेशंस है जो इसमें है अभी 11 नेशंस, तो उन्होंने दे हैव रिवाइज्ड देयर स्टैंड. उन्होंने मतलब इसमें एक तरीके से रीमॉडल किया इस जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था थ्रू कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स कुछ फीचर्स को रीमॉडल करके एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट किया. और ये एग्रीमेंट जो है ये मतलब जो है ये इफेक्ट लेगा 2019 से. बट एक बात जो ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो यूएस का जो पावर है वो अभी डिक्लाइन हो रहा है. यूएस इज ऑन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द वीक लीडरशिप विच यूएस हैज़ गॉट, बिकॉज ऑफ द कंफ्यूज लीडरशिप जो यूएस में है. क्योंकि उनको रिसेंटली हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि यूएस जो है उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लियर व्यू पॉइंट नहीं है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, चाहे वो उनके खुद के अलायंस पार्टनर्स हो, उनको उनके साथ एक क्लियर जो है क्लियर स्टैंड पॉइंट नहीं है. वो जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया कि जो ट्रंप है, जो लीडरशिप है यूएस की, वो एक बिजनेस डील की तरीके से हर एक चीज़ को देखती है, स्ट्रेटेजिक तरीके से नहीं देखती है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूएस का जो पावर है वो डिक्लाइन हो रहा है, और चाइना जो है वो ग्लोबली अपनी पोजीशन जो है वो असर्ट कर रहा है. चाहे यूएस जो है वो काफ़ी कमिटमेंट से अपने आप को पुल आउट कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इट इज़ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वहाँ से उन्होंने दे हैव पुल्ड आउट मैनी एग्रीमेंट्स. जैसे कि हम अभी जो बात कर रहे थे टीपीपी से उन्होंने पुल आउट किया, इसी तरीके से यूएन क्लाइमेट चेंज
के ऊपर जो डील हुई थी या पेरिस एग्रीमेंट पे जो उन्होंने दे हैव पुल्ड आउट ऑफ इट, दे हैव सेड दैट हमारी कंट्री जो है उसमें अगर हम ये ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशंस को अगर हम रिड्यूस करने बैठ गए तो हमारी कंट्री के जो काफ़ी सारे सिटीजन्स है दे वुड स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब्स, तो दे हैव पुल्ड आउट ऑफ इट ऑन ऑन प्रोटेक्स्ट ऑफ दिस। सिमिलरली जो ईरान P5+1 नेशंस के बीच में जो ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी उसके लिए भी जो है अभी ट्रम्प जो है इस थ्रेटनिंग कि हम उसको रिवाइव नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके का एक अनसर्टेन सिनारियो क्रिएट कर रहा है और ये एक वीक लीडरशिप दर्शाता है जिसका कि जो विजन है वो काफ़ी नैरो है, लॉन्ग टर्म जो है अप्रोच है वो इनकी है नहीं, क्योंकि जो टीपीपी में अगर ये रहते तो फ़ायदा इन्हीं को होता, हालांकि हल्के थोड़े से जॉब कट्स हो जाते बट क्योंकि इनकी 60% जीडीपी जो है वो लगी हुई थी तो मेजर बेनिफिट जो था वो इन्हीं को था। ठीक है, मेजर बेनिफिट जो था वो अमेरिका को ही था। दे पुल्ड आउट ऑफ इट। इसी तरीके से अगर नाउ दे स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ P5+1 डील, जो कि काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो सिक्योरिटी मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स है प्लस जर्मनी ने ये एक तरीके से ये डील करवाई थी, तो अब इतना मतलब उन्होंने अटेन किया था ईरान और यूएस के बीच में पीस थी, सब चीज़ें सही चल रही थी। नाउ ही इज़ एडमेंट कि हाँ नहीं जी हम इस डील से भी पुल आउट करेंगे, तो ये फिर से वही क्राइसिस की कगार पे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और इस बीच में अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो चाइना को हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है दे आर they are asserting their position as far as they are asserting their position globally in terms of अगर हमने पिछली बार भी कहा था, हमने कहा था कि चाइना जो है वो अपने कमिटमेंट्स चाहे वो पेरिस क्लाइमेट को लेके हो या बाकी जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं मल्टीलैटरल बायोलैटरल, वो हर एक के ऊपर दे आर स्टैंडिंग फर्म ऑन देयर कमिटमेंट्स। बट यहाँ पर जो बात है जो यूएस है वो एक ग्लोबल ऑर्डर को बिगाड़ रहा है बाय देयर अनसर्टेनिटी, बाय देयर वीक लीडरशिप। तो इसमें जो है उनकी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो है, हालांकि टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उनके प्रेसिडेंट ही है, बाकी लोग क्या उनको कह सकते हैं, क्योंकि जब लीडर ही एक तरीके से लीडर को ही कंफ्यूजन हो, लीडरशिप ही ख़राब हो, तो फिर बाकी कंट्री के जो मतलब उनको सपोर्ट कर रहे तो उनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि अब बात यही कि यहाँ पे कह रहा है कि दैट थिंग्स शुड हैव बीन मोर स्टेबल, जो कमिटमेंट्स की गई हैं उन पे खरा उतरना था। ऐसे पुलिंग आउट ऑफ डील्स, पुलिंग आउट ऑफ नेगोशिएशंस, इट वोंट सर्व अ गुड पर्पस। द नेक्स्ट आर्टिकल इट्स अबाउट द श्रीलंका। श्रीलंका में जो प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे हैं और उसकी जो टीम है, दे हैव अटेम्प्टेड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव बीन फेसिंग ए सीरीज ऑफ ऑब्स्टैकल्स। और ये ऑब्स्टैकल्स उनको किन की तरफ से हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरफ से हैं। दे आर अपोज टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन है वो मिस्टर राजपक्षा जो कि अपोजिशन में है उनके वो कर रहे हैं, because he's in the forefront of secular campaign against the constitutional reform. He doesn't want any constitutional reform. तो रनिल विक्रमसिंघे जो है he basically he envisaged to bring a constitutional reform, but by abolition of the presidential system and return of a revised version of the Westminster model. He wants to have a Westminster model of parliamentary form of the government, and further he wants the replacement of the proportional system of elections with a mixed system and for a greater devolution to the provincial councils. अब अगर ऐसा होता है तो अच्छा है श्रीलंका के लिए, लेकिन जो अपोजिशन है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरफ से, और वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो 2 पॉइंट के ऊपर उनके अपोजिशन कर रहे हैं। पहला कि जो फर्दर डेवल्यूशन आप दे रहे हो, जो फर्दर आप डेवल्यूशन दे रहे हो, फर्दर पावर्स दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये जो तामिल्स की डिमांड है या मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की डिमांड है, ये उनकी डिमांड्स आप फुलफ़िल कर रहे हो, ना कि हमारी। और इस तरीके से आप जो LTTE है, जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तामिल इलम, जो कि एक फोर्स हुआ करता था इन 90s में काफ़ी मतलब हालांकि 2008 तक ये लड़ते रहे इन श्रीलंका फॉर ए सेपरेट लैंड फॉर तामिल्स, तो ये आप उनको यू आर कंसीडिंग टू देयर डिमांड्स, ये पहली उनकी अपोजिशन है। दूसरा, ये जो आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अबॉलिश करने की बात कर रहे हो, तो इससे जो श्रीलंका की होल स्टेट है ये वीकन हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम जो है, जो आप वेस्टमिनिस्टर मॉडल लाना चाहते हो, जो कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो आप लाना चाहते हो, इसे फर्दर जो है कंट्री वीक हो जाएगी।
तो प्राइम मिनिस्टर विक्रमसिंघे जो है वो हर एक चीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक ड्राफ्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए थ्रू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ही जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे एक्ट करेगा। जो अभी भी करंट पार्लियामेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे एक्ट करेगी, एंड वी विल लुक इनटू द डिमांड्स, वी विल लुक टू विल सी दैट जो जेन्युइन डिमांड्स है वो मीट हो, जो जेन्युइन कंसर्न्स है उनको हम मतलब एक तरीके से हम उन कंसर्न्स को एड्रेस कर सके। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टेट रिफॉर्म बीइंग कैरिड आउट पार्टी टू रिजॉल्व द इथनिक कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकली। ये सिंपल सी बात है, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू दीज रिफॉर्म्स दे वांट टू सेटल अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था कि एक इंटरम रिपोर्ट आई थी असेंबली स्टैंडिंग कमेटी, जिन्होंने ये कहा था कि जो भी आप ये चेंजेस लाने जा रहे हो तो इससे आपको कोई फ़ायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो अपोनेंट्स जो है वो दे आर डिटरमाइंड टू ब्लॉक कोई भी प्रोग्रेस जो रिफॉर्म की है वो उस प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए तैयार है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है ही वांट्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और एबॉलिशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बट प्रेसिडेंट सिरिसेना वांट्स ओनली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट? And interestingly, the discord within the ruling coalition is paralleled by the loss of the political energy in opposition's campaign. Thus, the biggest obstacle to the progress of the constitutional reform initiative comes from within the government. So, जो obstacle है वो खुद गवर्नमेंट ही खड़ा कर रही है, बाहर से तो है ही है। गवर्नमेंट भी अभी एक तरीके से कंसेंसस जनरेट नहीं कर पा रही है कि अगर हम ये चीज़ें करेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अबॉलिश करेंगे या मोर पावर्स देंगे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको, तो उससे क्या होगा। तो गवर्नमेंट में भी दो ग्रुप्स है, एक जो फेवर में, एक जो अपोजिशन में। तो अभी क्लियर कंसेंसस कुछ बन नहीं पा रहा है। तो ये इसी चीज़ के ऊपर ये पूरा आर्टिकल था। अब बात करते हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, जो एक कॉरिडोर है, एक इनिशिएटिव है बेसिकली यंग थिंकर्स का, जो कॉन्फ्रेंस हुई कोलकाता में। तो हर एक कंट्री में अगर हम देखेंगे कुछ परसेप्शंस होते हैं, कुछ एक सेंसिटिवनेस होती है, और इसको हमें अकाउंट में लेना पड़ता है। अगर हमें आगे बढ़ना, अगर हमें कॉमन गोल ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे बढ़ना है, तो इन सब चीज़ों को हमें हार्नेस करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें सिंथेसाइज करना चाहिए। तो ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का इनिशिएटिव है, ये एक प्रैग्मेटिक और एक स्ट्रेटेजिक सब रीजनल कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है, और इसको एक डेवलपमेंटल क्लस्टर के तौर पे भी हम देख सकते हैं। तो इसको एक डेवलपमेंटल क्लस्टर के तौर पे भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और एक एनहेंस्ड कनेक्टिविटी हो सकती है एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बेटर एक्सेस टू सी पोर्ट्स हैं, एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बूस्ट द ट्रेड। इनफैक्ट ये जो BBN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल का ये जो कॉरिडोर है, तो ये जो therefore to implement this particular initiative और this particular ये जो डायलॉग है, इस डायलॉग के जो आउटकम्स है, ये जो अंडर डेवलप्ड पार्ट्स हैं ऑफ द सब रीजन, दे मस्ट बी लिंक्ड टू वेल कनेक्टेड जोन्स। तो ओवरऑल इस रीजन को डेवलप करने के लिए हमें हर एक रीजन को इंटीग्रेटिवली लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो ये BBN कंट्रीज़ है, दे मस्ट एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन मार्केट्स एज वेल। तो ग्रेटर कनेक्टिविटी का मतलब है ग्रेटर सिक्योरिटी रैमिफिकेशंस। तो एक ज़रूरत है कि दैट दीज ऑल कंट्रीज शुड इंट्रास्पेक्ट and discuss both existing as well as emerging security challenge जो उनको आ सकते हैं through these connections, और जो नेसेसरी कोऑपरेशन है वो देख सकें, इसके बारे में हम वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ये जो मतलब ये जो चीज़ें उभर के आ रही हैं उनको कैसे वो सेटल कर सकें। तो एक तरफ से जो स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल हैज़ टू बी एंश्योर्ड, और दूसरी तरफ से अनऑथराइज्ड मूवमेंट जो है ऑफ सेम, दिस मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। तो सिक्योरिटी कंसर्न जैसे कि माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब इश्यूज़ को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस रीजन को जोड़ना चाहते हो तो पायरेट्स का खतरा रहेगा, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज रहेंगे, ट्रैफिकिंग का भी इशू रहेगा, या जो माइग्रेशन है एक कंट्री से इलीगल माइग्रेशन दूसरी कंट्री, उसको भी होगी।
तो अगर ट्रेड, सिक्योरिटी, कल्चर और लोगों के बीच की जो इंटरेक्शन उसको फ्लरिश होना है, तो BBIN जो है it will basically thrive in this sub-region. So putting people at the forefront of such initiatives basically will ease the free movement of passengers, goods and services, and BBIN will take to the next level. Further, intra-regional trade must be boosted so as to overcome the trade deficit with all the BBIN countries that they currently face. और एक और जो इसमें मतलब अड़चन आती है वो है लैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक हिंड्रेंस बन जाती है ट्रेड ट्रांजैक्शंस के बीच में। कितना एक वॉल्यूमनस डॉक्यूमेंटेशन होता है जब ट्रेड एक दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है। अगर वो डिजिटाइजेशन हो जाए तो उससे भी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है ट्रेड वगैरह बढ़ जाएगा। तो इम्प्लीकेशन जो इस पर्टिकुलर डायलॉग के हैं वो ये है कि you know the implications of the regional politics and the influence of the extra regional power जैसे कि चाइना है और उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इट रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म अमंगेस्ट BBIN कंट्रीज सो एज टू एंश्योर, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट इन ऑर्डर टू काउंटर द OBOR। अब OBOR में काफ़ी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। अराउंड 123 कंट्रीज़ मतलब उन्होंने मीट किया था जब जब इसकी एक मीटिंग हुई थी इन चाइना। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं जो इंडिया पैसिफिक ये रिम में आती है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये कोई छोटा मोटा इनिशिएटिव तो है नहीं चाइना की तरफ से जो कि जिसको कि 4 कंट्री जो है वो काउंटर करेंगी, बट येट यू हैव टू लुक इनटू दी OB ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से क्या असर पड़ेगा इन कंट्रीज़ के ऊपर और वो किस तरीके से उसको काउंटर करेंगी। इस सब चीज़ों के ऊपर ये पर्टिकुलर डायलॉग और ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज डिस्कशन।